आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 में प्रियम्बल को पढ़ेंगे। आप सबने प्रियम्बल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में, दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट फिलोसफी, जो कि डॉक्यूमेंट के धारणा या सिद्धांत के बारे में हमें बताता है, या उस डॉक्यूमेंट को लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में हमें बताता है। तो ये होता है प्रियम्बल। इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी इंटेंशन, उनकी मंशा को बताता है। द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, और ये संविधान हमारा क्यों बनाया गया है, उसके पीछे इतिहास का क्या रहा है, उसके बारे में बताता है। एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन, और जो पीछे जो इनके सिद्धांत रहे हैं उनके बारे में बताता है। प्रियम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स ये जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस किस चीज़ के आइडियाज़ हमें देता है। पहला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ये कहाँ से आया है, ये होता है सोर्स। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जो भारत की राज्य है, भारत राज्य है जो, वो किस तरह का राज्य है, ये बताना। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेट ऑफ इट अडॉप्शन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा कब लागू हुआ था, ये सारा हमें प्रियम्बल से पता चल जाता है। हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रियम्बल का इतिहास है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रियम्बल में जो भी लिखा गया है वो कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं है, कोर्ट में कोई चीज़ मान्य नहीं है जो प्रियम्बल में लिखा गया है। प्रियम्बल ने अपने संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें बताया है। एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, और जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा को विचलित पाया गया है, ये लगा लो कि अर्थ साफ नहीं है, जहाँ पर जिस अनुच्छेद का, जिस आर्टिकल का अर्थ साफ नहीं है, मीनिंग साफ नहीं है, वहाँ पर प्रियम्बल को ध्यान में रखकर उस आर्टिकल को, उस अनुच्छेद को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट मतलब उसका अर्थ निकाला जाता है, मतलब उस प्रियम्बल को ध्यान में रखकर किसी अनुच्छेद का अर्थ निकालना में प्रियम्बल सहायक है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, अब प्रियम्बल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल हमें ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, जो हमारे संविधान जहाँ से आया है, वो है पीपल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सोर्स जो प्रियम्बल का माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का माना गया है, वो है भारत के लोग। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड हैं जो कि प्रियम्बल में आते हैं, जो सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरन का मीनिंग होता है प्रभुसत्ता, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। प्रभुसत्ता मीन्स द सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी, मतलब जो भारत राज्य में सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो क्या है, उसको बोला जाता है सोवरन। सेकेंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी मीन्स द अचीवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इट होल्ड फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट बाय साइड। इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो दोनों मिलकर साइड बाय साइड काम करते हैं।
सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष means all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. जितने भी धर्म भारत के अंदर हैं उन सबको रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट देनी, उन सबको प्रोटेक्ट करना और उन सबको सपोर्ट करना उस स्टेट का काम है. तो ये होता है सेकुलरिज्म. एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक. प्रजातांत्रिक में आपने सुना होगा पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जो सरकार है, भारत की सरकार है, वो लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है. ये होता है डेमोक्रेटिक. एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्च. इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भारत का हेड है, जो हेड होता है किसी भी स्टेट का, वो इलेक्शन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ना कि वो हेरिडिटरी मोनार्च है, वो हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया गया है, या वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही बार बार नियुक्त करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. ये भारत के लोगों के द्वारा ही इलेक्शन के द्वारा नियुक्त किया जाता है. ए गवर्नमेंट वेयर नो वन होल्ड्स पब्लिक पावर एज ए प्रोप्राइटरी राइट. उसके कोई पर्सनल राइट्स नहीं है वो. इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू. जो प्रीएम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कुछ, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर टू सिक्योर जस्टिस. जो न्याय है उसको सिक्योर करना, लिबर्टी को सिक्योर करना, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको समानता का अधिकार प्रोवाइड करवाना, प्रमोट फ्रेटर्निटी मतलब उन सभी में भाईचारा बनाए रखना. ये सारे प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द नेशन, ताकि भारत में शांति और भाईचारा बना रहे. द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल व्हेन इट इज अडॉप्टेड, दैट इज जब इस प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, वो डेट थी 26 नवंबर 1949, 1949. और प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल के कुछ आर्टिकल्स को 26 जनवरी 1950 में भी अडॉप्ट किया गया था. भारत के कुछ आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 में किया गया और कुछ आर्टिकल्स को 26/11/1950 में भी अडॉप्ट किया गया था. तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और कौन से आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे. जो कीवर्ड है प्रीएम्बल के वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको. वी द पीपल ऑफ इंडिया. प्रीएम्बल की स्टार्टिंग ही इससे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग. इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. इसमें ये बताया गया है कि भारत एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और जो सारी पावर्स हैं वो लोगों के हाथ में है. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों ने बनाया है. नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर. और ये जो पावर्स हैं ये कोई बाहर का राज्य या बाहर का देश या कोई एक्सटर्नल पावर अपने हाथों में नहीं ले सकती, उसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा. सोवरेनिटी, सोवरन. द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. इसमें ये कहा गया है कि जो भारत है वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर देश है. एंड इट इज़ नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर. जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया था, अब ऐसा कुछ नहीं है और किसी बाहरी पावर के द्वारा इसको डोमिनेट नहीं किया गया है. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations. हमारी कंट्री में, हमारे भारत में जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं. एक तो होता है जुडिशरी, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव. सारे अंग अपना अपना काम करते हैं
और लेजिस्लेचर 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है जो कि कानून बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज, इसको कानून बनाने का अधिकार है, विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन उन कानूनों को बनाने के लिए उसको उनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कानूनों को बनाने के लिए सीमाएं हैं। उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, मतलब ये जो है सोशलिस्ट इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ये जो सोशलिस्ट वर्ड था प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये डाला गया था। इसके बाद है सेकुलर। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस अमेंडमेंट को ध्यान में रखें। 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन कौन से वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर डाले गए थे, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स में है। सेकुलर मीन्स द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जितने भी धर्म हैं भारत के अंदर वो उन सभी को एक बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा स्टेट से, और कोई भी स्टेट धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो सेकुलर वर्ड है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंदर डाला गया था। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में है द टर्म्स इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इज अथॉरिटीज फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस इन द इलेक्शन। इसके अंदर कहा गया है कि जो भारत की सरकार नियुक्त की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो लोगों के द्वारा की जाती है, और वो जो सरकार इलेक्शन में नियुक्त होगी वो लोगों की इच्छा के अनुसार ही नियुक्त की जाती है, लोगों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाता। रिपब्लिक द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ना कि वो एक हेरिडिटी मोनार्च है, कोई वन मैन आर्मी नहीं है, वन मैन आर्मी। वो हमेशा 5 साल के बाद नियुक्त किया जाता है इलेक्शंस के द्वारा। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज ए हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है भारत में वो इलेक्ट किए जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई भी लॉ नहीं है इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है, और जितने भी दूसरे कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंटीग्रिटी को, अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भारत देश के खंड ना हो। खंड मतलब पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में बटे ना, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। एंड प्रमोट यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। यूनिटी मतलब एक का बना रहे सिटीजन्स के अंदर। टू बिल्ड ए ग्रेट नेशन, ताकि भारत एक अच्छा और महान राज्य बने। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। जो मेन ऑब्जेक्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो था हार्मनी, मतलब तालमेल बनाए रखना या मधुर संबंध बनाए रखना आपस में लोगों के बीच में। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो फैक्टर्स इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला तो है उसमें जस्टिस। जस्टिस कैसा कैसा होना चाहिए? न्याय। न्याय बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य में। किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो जाए तो अगर उनको रेमेडी प्रोवाइड ना हो तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या रह जाता है।
इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। दैट इज़ प्रोमिस थ्रू वेरियस प्रोविजंस, जो कि प्रोमिस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अनुच्छेदों के द्वारा, आर्टिकल्स में। जैसे कि पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, अगर आप कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है तो आपको उसके लिए प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल होती है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो DPSPs हैं, इनको भी बनाए रखने के लिए कुछ न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इट कंप्रेसेस 3 एलिमेंट्स। ये जो न्याय व्यवस्था है वो 3 एलिमेंट्स की होती है। एक तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस means that constitution wants to create a society without discrimination on any ground like caste, creed, gender, religion, etc. सोशल जस्टिस का मीनिंग है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी की जाति के ऊपर, किसी के रंग के ऊपर, किसी के लिंग के ऊपर या किसी के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी मनुष्य के साथ ना हो। ये होता है सोशल जस्टिस, कि कोई भी भेदभाव सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जो कि लोगों की वेल्थ, पैसे से रिलेटेड, उनकी इनकम से रिलेटेड, या उनके सोसाइटी में स्टेटस के से रिलेटेड भेदभाव हो। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन। जो व्यक्ति बराबर के पदों पर काम करते हैं उनको अपनी अपनी पोजीशंस के लिए इक्वल पे किया जाएगा। अगर कोई मनुष्य PN का काम करता है और दूसरा मनुष्य भी PN का काम करता है तो दोनों की तनख्वाह सेम होगी। इक्वल पे फॉर एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न फॉर देयर लिविंग। और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकें, कुछ पैसा अर्न कर सकें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। मतलब सभी लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज में का समर्थन करने का बराबरी का अधिकार है, और सभी लोगों को इक्वल अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 18+ इलेक्शन लड़ सकता है, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी की मिनिमम एज 35 होती है। जैसे ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल करता हो, तो इस बेस पर पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फिर है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है द टर्म इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ऑल पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि हर व्यक्ति को हर एक चीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई गई है, और सोसाइटी में किसी भी सेक्शन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ पीपल। लोगों की स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये। टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, वो ऐसा चुन सकता है। हैव पॉलिटिकल व्यूज। वो किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या व्यूज रखता है वो उसका पर्सनल अधिकार है। एंड बिहेवियर इन द सोसाइटी। और वो अपनी सोसाइटी में अपना बिहेवियर कैसा रखता है, कैसे जीता है, वो उस व्यक्ति का अपना अधिकार है।
लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, उसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना अपने राइट्स का पालन करना ही लिबर्टी है। आप स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ कुछ आपकी लिमिटेशंस भी हैं। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन ए लिमिट सेट बाय लॉ। आप कुछ भी कर सकते हो, एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो कानून के द्वारा लिमिट बनाई गई है उस लिमिट के अंदर, उस लिमिट के बाहर निकल के कोई काम नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। फिर है फैटर्निटी। फैटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना लोगों के अंदर हो, एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री। और जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो अपने देश के साथ इमोशनली अटैच हों और भारत के लोगों के साथ इमोशनली अटैच हों। फैटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ लाइफ। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक जीवन जीने का रास्ता उपलब्ध करवाते हैं। इट इंक्लूड्स फैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। फैटर्निटी भाईचारा बनाए रखना, ये शामिल है इसमें। स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता और समानता, ये सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अच्छी ज़िंदगी के लिए, हैप्पी लाइफ, एंड विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ईच अदर। और ये जो चीज़ें हैं इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फैटर्निटी, ये लोगों से ली नहीं जा सकती। जब तक लोगों के पास ये ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वलिटी। इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है, वो आपकी समानता से अलग नहीं है। इक्वलिटी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। और इसमें ये कहा गया है कि और जो आपका समानता का अधिकार है वो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार से अलग नहीं है। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फैटर्निटी। और जो आपकी स्वतंत्रता है और समानता है, अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तो भाईचारा भी नहीं होगा। लेकिन अगर भाईचारा होगा तो आपके पास समानता होगी, ठीक है, और स्वतंत्रता होगी। विदाउट इक्वलिटी, बिना समानता के, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस ए सुप्रीमेसी ऑफ ए फ्यू ओवर द मैनी। समानता के अधिकार के बिना स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ दे दिया जाए तो कुछ ही लोग रह जाएंगे, कुछ लोग अपना अपना स्वामित्व चलाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीमेसी, वो सोचेंगे कि हम ही हैं पावर में, बस कोई और है ही नहीं। वो सुप्रीम हो जाएंगे कुछ दूसरे गरीब तबके के लोगों के साथ। और इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इसके अंदर कहा गया है कि जो समानता का अधिकार है, वो स्वतंत्रता के अधिकार के बिना एक अकेले व्यक्ति का जो निर्णय है उसको मार देता है। विदाउट फैटर्निटी, भाईचारे के बिना, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। इसके अंदर अगर भाईचारा नहीं है और फ्रीडम दे दी पूरी, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोग सुप्रीम हो जाएंगे कुछ दूसरे लोगों के ऊपर। और विदाउट फैटर्निटी, भाईचारे के बिना, लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता, कुड नॉट बिकम ए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। स्वतंत्रता और समानता नहीं बनाई जा सकती भाईचारे के बिना। अब जो प्रीएम्बल का स्टेटस है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रीएम्बल का क्या स्टेटस है? द प्रीएम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इज डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स इन द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया है इस प्रीएम्बल के ऊपर। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। ये जो प्रीएम्बल है इसको दो केसेस के द्वारा मेनली पढ़ा जा सकता है, और ये जो दो केस हैं ये बहुत ही जरूरी हैं आपके पेपर के व्यू से।
पहला है बेरुबरी केस। बेरुबरी केस में कहा गया है इट वाज यूज्ड एज एन रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। ये जो केस था ये इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई केस था, और इसके अंदर जो बेंच थी जजेस की वो 8 जजेस की बेंच थी, और इन 8 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ इट मेकर्स। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये एक चाबी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनके दिमाग की चाबी है प्रियम्बल। आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अनुच्छेद को अगर समझना चाहते हो तो प्रियम्बल को ध्यान में रखकर समझ लो, तो उसका अर्थ आप ठीक निकाल पाओगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ इट मेकर्स, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से केस में कही गई थी? तो उसका आंसर है बेरुबरी केस। लेकिन इस केस के अंदर और क्या कहा गया, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ इट मेकर्स तो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और आपको इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसके अंदर ये कहा गया था। उसके बाद आया केशवानंदा भारती का केस। केशवानंदा भारती के केस में जो जजेस की बेंच थी वो 13 जजेस की बेंच थी, और इसमें ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हिलाए बिना आप प्रियम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर। इसमें यह भी कहा गया कि प्रियम्बल सुप्रीम पावर नहीं है और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस, और ना ही ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है और ना ही किसी चीज को प्रोहिबिट करती है, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ताकि जो दूसरे कानून हैं उनका अर्थ अच्छा निकाला जा सके। जो कानून जिस संदर्भ में बनाया गया है उस संदर्भ में ही उसका अर्थ लिया गया हो। एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का मतलब सही निकाला जा सके। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ये कहा गया कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर समरी सिर्फ जाननी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है, सोर्स के बारे में जानना है, तो आप प्रियम्बल पढ़कर ही पता लगा सकते हो। एक केस और आया था इसके अंदर, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। लेकिन इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता भारत की किसी भी कोर्ट में। अब अमेंडमेंट की अगर बात करें कि वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो कि केशवानंदा भारती केस के बाद आई थी, एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। केशवानंदा भारती केस में ये कह दिया गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अगर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड पावर्स हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन जो प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रियम्बल। एज ऑफ नाउ प्रियम्बल इज
ओनली अमेंडेड वंस, आज तक प्रियम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है, सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही अमेंड किया गया है, जिसके द्वारा 3 वर्ड इंसर्ट किए गए थे, एक तो सोशलिस्ट, एक सेकुलर और एक इंटीग्रेटेड। इन 3 वर्ड को ऐड किया गया था प्रियम्बल के अंदर। अब जो ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 26/11/1949 को लागू कर दिए गए थे, वो आर्टिकल ये हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394, ये जो आर्टिकल थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडोप्ट किया गया उसी दिन से लागू किए गए। लेकिन उसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल वाज अडोप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो ये वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल के अंदर अडोप्ट किए गए हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए थे सारे वर्ड्स। अब जो प्रियम्बल के लैंडमार्क्स केसेस हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। बैरूबरी केस के अंदर ये कहा गया कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ इट मेकर्स, लेकिन प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसके अंदर ये कहा गया था। इसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, जो कि 11 जजेस के द्वारा 11 जजेस की बेंच थी, और ये कोई लैंड टेन्योर एक्ट था उसके बारे में बताया गया था, जिसमें एक्सेस लैंड जो थी उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही थी, जो प्राइवेट लोगों की थी, जो उसमें फिर सिटीजन्स ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ना कि फंडामेंटल राइट। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, और इस केस के अंदर 13 जजेस की बेंच थी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बेंच थी। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आया। इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस से रिलेटेड कुछ जजमेंट पास की थी, जो कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस में करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, उसको इनवैलिडेट किया था। द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज बीइंग चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और जो ये जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। एज दिस केस वाज बीइंग हर्ड, इसके को सुनने के बाद द पार्लियामेंट पास 39th अमेंडमेंट एक्ट एंड इंसर्टेड आर्टिकल 329A, और पार्लियामेंट ने इस जजमेंट के बाद 39th अमेंडमेंट की और आर्टिकल 329A को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया, जिसमें ये कहा गया, जो ये कहता है, सेज दैट इन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, जो मैटर इलेक्शन से रिलेटेड है, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी डन, इलेक्शंस के मैटर में जुडिशियल रिव्यू का कोई काम नहीं है, और जुडिशियल रिव्यू कोर्ट उसके अंदर नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। आर्टिकल 329A was challenged in the case by calculating all these things. Supreme Court said that the basic structure of the Indian Constitution is democracy, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डेमोक्रेसी है, विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब है स्वतंत्रता, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर होंगे और फ्री होंगे, लोगों को अपना पूरा राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। टू कंटिन्यू द बेसिक स्ट्रक्चर, इस बेसिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू
ये दोनों ही जरूरी हैं, और इलेक्शंस जो हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। वाइल स्ट्राइकिंग डाउन आर्टिकल 329A, आर्टिकल 329A को ख़त्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू, ये जो तीनों हैं ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं और इनको कोई अमेंड नहीं कर सकता। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसके अंदर कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो केस ऑफ सुपीरियरिटी। इनमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कौन क्या सुपीरियर है, दोनों में सुपीरियरिटी देखनी चाहिए। तो इसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इन दोनों में कोई भी सुपीरियरिटी नहीं है। पार्ट 3 और पार्ट 4 कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, मतलब साइड बाय साइड दोनों अपनी अपनी जगह सुप्रीम है। इन दिस केस द कंट्रोवर्शियल 42nd amendment was struck down by the Supreme Court, and it was held that judicial review is the part of basic structure and cannot be amended। और 42nd amendment में को स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो आप कंक्लूजन में सिर्फ ये कह सकते हो कि प्रियम्बल इज ए की, प्रियम्बल एक चाबी है। आप सिर्फ इतना देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको इंटरप्रेट करते टाइम, उनका मीनिंग निकालते टाइम आपको प्रियम्बल को ध्यान में रखना चाहिए। इट इज़ ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट प्रियम्बल इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट नहीं है, हम ये ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहेंगे तो गलत है। प्रियम्बल बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।